अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो पेज नंबर 125 पर आ जाएं। पेज नंबर 125 पे क्वेश्चन नंबर है 5.5। क्वेश्चन नंबर 5.5 ये है, शो दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। हमने प्रूव ये करना है एंगुलर मोमेंटम एल नॉट मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इक्वल टू एम वी आर के। ये एम वी आर के बराबर होगा। तवज्जो से देखें, हमने ये इस इक्वेशन को प्रूव करना है एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। ये कैसे करेंगे बच्चों? हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। एल जो है वो आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। देखें यहाँ पर एल को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो आर और पी ये दोनों वेक्टर फॉर्म में हैं, तो वेक्टर आर और वेक्टर पी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर एल के बराबर होगा। अब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा साइन प्रोडक्ट होता है, तो इसको अगर हम रिजॉल्व करके साइन की फॉर्म में लिखें तो आर पी साइन थीटा एन हेड। क्योंकि हमने एल को वेक्टर की शक्ल में लिखा है इसलिए यहाँ पर हमारे पास एन हेड आएगा। अगर आप लोग एन हेड ना लिखें तो फिर ये मैग्नीट्यूड बन जाएगी। तो नेक्स्ट में देखिए मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमने एन हेड को हटा दिया है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एल आ गई है। अब हमारे पास फार्मूला बन गया एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, और ये एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम तब होगा जब थीटा जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि साइन 91 होता है और 1 जो है वो सबसे बड़ा रिजल्ट है। तो थीटा जब हम 90 लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होगा। तो एल नॉट इज इक्वल टू आर पी साइन 90। साइन 90 जो है वो 1 होता है, तो ये एल नॉट जो है वो दैट इज इक्वल टू आर पी के इक्वल हो जाएगा। एल नॉट मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। पी जो है वो यहाँ पर बच्चों एम वी के बराबर होता है। पी की वैल्यू एम वी यहाँ पर पुट कर दें तो फाइनल फार्मूला जो है वो एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर बन जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास प्रूव हो गया एल नॉट यानी कि मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू एम वी आर। एम जो है वो जो बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है उसका मैस है, वी वेलोसिटी है, आर जो है वो रेडियस है जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है बच्चों 5.6। क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट। तो मिनिमम वेलोसिटी जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में घूमने के लिए चाहिए उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ये डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो वो कम से कम वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए चाहिए उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। कोई भी बॉडी सर्कल में तभी रिवॉल्व करेगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगी। सर्कल में घूमता हुआ बॉडी सर्कल से बाहर जाना चाहता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंटर की तरफ पुल कर रही होती है। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं तभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी के बराबर है, सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर है। दोनों में से मैस कैंसिल हो जाएगा, जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, और वी बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी आर, और क्योंकि स्क्वायर है रूट लेने से वी बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी आर के। तो फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। इसमें जी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। अगर सैटेलाइट सरफेस ऑफ अर्थ के करीब है तो फिर उस सूरत में जी की वैल्यू 9.8 लेंगे और रेडियस जो है वो 6.4 क्रॉस 10/6 मीटर लेंगे। इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करें तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि ऐसे सैटेलाइट जो सरफेस ऑफ अर्थ के करीब होगी, यानी कि ये ऐसे सैटेलाइट के लिए जो सरफेस ऑफ अर्थ के करीब हो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ। अगर सरफेस ऑफ अर्थ के करीब होगी उस सूरत में ये दोनों वैल्यूज लेंगे और रिजल्ट हमारे पास 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आता है, जो कि राउंड अबाउट 8 किलोमीटर के करीब है। यानी कि जब भी ऐसी सैटेलाइट जो सरफेस ऑफ अर्थ के करीब होगी अगर वो 8 किलोमीटर फी सेकेंड की रफ्तार से वो रिवॉल्व करेगी तभी पॉसिबल होगा वो अपने ऑर्बिट में रहेगी। अगर ऑर्बिट से वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाए तब वो कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में नहीं रहती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है बच्चों 5.7। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर इन अ सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम हो या एंगुलर वेलोसिटी हो, दोनों की डायरेक्शन जो है वो हम लोग राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं, और दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक्सिस रोटेशन के अलॉन्ग होती है। अगर कोई बॉडी इस से रोटेट कर रहा है, रोटेशन के अलॉन्ग राइट हैंड फिंगर को कर्ल करें तो थंब जो है वो उसके एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगा तो उसका चाहे एंगुलर मोमेंटम हो या एंगुलर वेलोसिटी हो, पहली बात तो ये है कि उसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होगी। और ये डायरेक्शन मालूम कैसे करते हैं? राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। यानी कि रोटेशन अगर इस तरह से है, रोटेशन के अलॉन्ग अपने राइट हैंड फिंगर को कर्ल करें, जो थंब होगा वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा।
इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5.8, एक्सप्लेन व्हाइल एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग, यूज योर एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट आउट व्हाई ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी वेटलेसनेस अंडर सर्टेन कंडीशन। बच्चों जो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा होता है, पहली बात है वो ये कहता है कि वो हमेशा फ्री फॉल की स्टेट में होता है, वो ऐसी हालत में होता है जैसे गिर रहा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि ऑब्जेक्ट तो सर्कल में घूम रहा है, हमने कैसे कहा कि ये गिर रहा है? क्योंकि इसकी मिसाल ये है, ये बच्चों हमारे पास यहाँ पर कोई हाइट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करें तो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी की वजह से इस तरह का कर्व पाथ बनाएगा और यहाँ पर आकर गिर जाएगा। यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से इस तरह का कर्व पाथ बनाकर यहाँ पर गिर जाता है। यहाँ पर भी देखें ऐसा ही है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करें, ग्रेविटी की वजह से इस तरह का कर्व पाथ बनाएगा, यहाँ पर गिर जाएगा। आप इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और बढ़ाएं, कर्व और ज़्यादा चेंज होगा और यहाँ पर आकर गिरेगा। आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और बढ़ाएं, कर्वेचर और जो है वो हमारे पास चेंज होगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर गिरेगा। आप इसको इतनी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो करें कि ये गिरने वाला ऑब्जेक्ट का कर्वेचर अर्थ के कर्वेचर से मैच कर जाए, तब ये ऑब्जेक्ट करेगा तो ऑर्बिट में रिवॉल्व, लेकिन हमेशा ऐसी हालत में होगा जैसे वो गिर रहा हो, लेकिन वो कभी गिरता नहीं है और ज़मीन तक पहुंचता नहीं है, बल्कि ज़मीन के बाहर चक्कर लगाता है। इसी वजह से ज़मीन के बाहर चक्कर लगाती हुई सैटेलाइट जो है वो फ्री फॉल की स्टेट में होती है, और जो भी चीज़ फ्री फॉल की स्टेट में हो, गिर रही हो ज़्यादा तौर पर, कभी उसका कोई वजन नहीं होता। When an object is thrown horizontally, if the curvature of thrown object matches the curvature of earth, then object revolve the earth and appear to be in the state of free fall, but never fall. In this condition it will be in state of weightlessness. तो इस कंडीशन में ये वेटलेसनेस की स्टेट में होगा, यानी कि ज़मीन के बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगाती हुई सैटेलाइट का कोई वज़न नहीं होता, और वज़न तभी नहीं होता जब वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही हो। रुकेगा तो फिर वज़न होगा और फिर वो गिर जाएगा, लेकिन जब वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रही हो सैटेलाइट तो तब उसका वज़न नहीं होता और वो वेटलेसनेस की स्टेट में होती है। उसमें अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स होंगे, खलाबाज होंगे, वो भी हमारे पास वहाँ पर वेटलेसनेस की स्टेट में होंगे, उनका कोई वज़न नहीं होगा। तो यहाँ तक बच्चों आज के लिए काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।